हेलो एवरीवन। सो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो हमारी एशियन हिस्ट्री थी उसको कंप्लीट कर लिया था ल्यूसेंट की। और आज हम शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया को। तो मेडिवल इंडिया में हम अर्ली मेडिवल पीरियड है उससे स्टार्ट करते हैं, जिसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो है 650 से 1206। और इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम नॉर्थ इंडिया के बारे में। नॉर्थ इंडिया को में इस टाइम जो राजपूत पीरियड था उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर्षवर्धन के बाद जो सबसे ज़्यादा एक पावरफुल फोर्स, एक सबसे ज़्यादा जो इमर्ज होकर आई थी जो पावरफुल फोर्स, वो राजपूत्स की थी नॉर्थ इंडिया में। एंड डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन फॉर नियरली 500 ईयर्स फ्रॉम द 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी के बाद से कम 500 सालों तक जो हमें एक पावरफुल जो फोर्स दिखाई देती है वो राजपूत की थी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम थे और ये उनका पीरियड है, उनकी कैपिटल है, और किन लोगों ने उनको, जो उनके फाउंडर्स थे उस किंगडम के, उनके नाम। तो जिस पे जो पहला है वो है चौहान पीरियड था, जो चौहान थे, चौहान किंगडम, जिसे चहामान भी बोलते हैं, दिल्ली अजमेर। और इसका जो पीरियड था वो 7th सेंचुरी, और जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, और इसके जो फाउंडर थे वो वासुदेवा थे। सेकंड है प्रतिहार, जिन्हें प्रतिहार ऑफ कन्नौज, पवार या फिर पारमार ऑफ मालवा भी कहा जाता है इस किंगडम को। और इनकी जो कैपिटल है वो है अवंती या कन्नौज। फाउंडर थे नागभट्ट फर्स्ट। फिर उसके बाद है पवार या पारमार ऑफ मालवा। सॉरी, जो पहले वाला था वो हमारा प्रतिहार और प्रतिहार ऑफ कन्नौज था। अब ये हमारा थर्ड किंगडम है, पवार और पारमार ऑफ मालवा। इसकी जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन और धार, जिसे श्री हर्ष ने स्टार्ट किया था। फिर हम आते हैं चालुक्या पे, जिसे सोलंकी ऑफ कथियार भी बोलते हैं। ये अनिहल वदा इसकी कैपिटल थी, और मूल राजा फर्स्ट इसके फाउंडर थे। उसके बाद है राष्ट्रकूटा ऑफ द मालखंड। इसके जो कैपिटल थी वो मालखंड थी या मान्यखेत कह सकते हैं, और जो उसके फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग। उसके बाद है चंदेला ऑफ जीजा का भुक्ति। इसकी जो कैपिटल थी वो थी खजुराहो, और इसके जो फाउंडर थे वो थे नानुक चंदेला। फिर आता है कलचूरी, इसकी कैपिटल त्रिपुरी थी, और कोकाला फर्स्ट इसके फाउंडर थे। फिर आता है गढ़वाल, राठौर ऑफ कन्नौज भी कहते हैं, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी हमारी कन्नौज, और इसके जो फाउंडर थे वो थे चंद्रदेवा। उसके बाद है तोमर ऑफ सराउंडिंग एरियाज ऑफ हरियाणा और दिल्ली। तो जो हरियाणा और दिल्ली के आसपास का जो भी एरिया था तो उस पर किसका कंट्रोल था? उस पर जो तोमर किंगडम था उसका कंट्रोल था, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी दिल्ली का। उसके बाद है गुही लोटा या फिर सिसोदिया ऑफ मेवाड़। तो जो मेवाड़ में था वो सिसोदिया क्लैन था उस टाइम पे। उसकी जो कैपिटल थी वो थी चित्तौड़, और इसके फाउंडर थे बप्पा रावल या फिर हामिर फर्स्ट। तो ये हमारे कुछ किंगडम थे जो उस टाइम पे इमर्ज होकर आए थे। अब हम पढ़ते हैं त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, जो मतलब त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो जो ये मेनली जो ये युद्ध हुआ था ये जो नॉर्थ इंडिया था उसके लिए हुआ था। तो टुवर्ड द क्लोज ऑफ द 8th सेंचुरी AD देयर वाज अ थ्री ग्रेट पावर इन इंडिया, द पालास इन द ईस्ट, द गुज्जर प्रतिहारा इन द नॉर्थ, एंड द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। तो जैसे कि हम जानते हैं हर्ष के बाद जो तीन सबसे ज़्यादा ग्रेट पावरफुल जो फोर्स इमर्ज होकर आई थी वो कौन थी? एक जो पाल रूलर थे उनकी थी, गुज्जर प्रतिहार की थी, और राष्ट्रकूटास की थी। तो जो राष्ट्रकूटास का जो कंट्रोल था स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा डेक्कन वाले एरिया में था। वहीं अगर हम पाल को देखते हैं तो जो उनका कंट्रोल था वो ईस्ट वाले एरिया में था। और जो गुज्जर प्रतिहार है उनका कंट्रोल जो नॉर्थ वाला एरिया था वहाँ पर था। तो जो ये स्ट्रगल होता रहता था ये अपनी सुप्रीमेसी के लिए होता रहता था कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये किसके बीच में होता था? पालास के बीच में, प्रतिहार के बीच में, राष्ट्रकूटास के बीच में। तो मेन कॉज क्या था इसका? क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि जो कन्नौज सिटी थी उस टाइम पर उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि जो कन्नौज था ऐसा माना जाता था कि जिसका भी उस पर कंट्रोल होगा वो मतलब सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सत्ता में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो वही होगा। तो जो कन्नौज था उसको सिंबल माना जाता था सॉवर्निटी का। उसके बाद अब हम एक एक करके सारी जो ये तीनों हम फेमस काफ़ी पावरफुल फोर्सेस थी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली है पालास के बारे में, जो पाल रूलर थे उनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था हमारा वो था 750 से 1150। और इसकी जो कैपिटल थी वो मुदगीर थी, या फिर हम मुंगेर कह सकते हैं जो बिहार में है। इसके जो फाउंडर थे वो गोपाला थे 750 AD में। और उनके जो गोपाला के जो बेटे थे धर्मपाल, उसके बाद गोपाल के बाद उन्होंने सारा कुछ संभाला था। और जो धर्मपाल थे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से रिवाइव किया था।
साथ में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसको भी उसके जो फाउंडर थे वो भी धर्मपाला थे। तो जो पाल डायनेस्टी थी उसको सक्सीड किया था जो सेन डायनेस्टी थी बंगाल में, उसने किया था। जो जयदेवा थे वॉज द ग्रेट कोर्ट पोइट ऑफ द लक्ष्मण सेन। तो जो जयदेवा थे ये जो लक्ष्मण सेन थे सेन डायनेस्टी के इस इनके कोर्ट के काफ़ी बड़े कोर्ट पोइट भी थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिहार की। जो प्रतिहार का टाइम पीरियड है वो हमारा 730 से 1036 एडी का रहा है। तो जो प्रतिहार थे उनको हम गुज्जर प्रतिहार से बोलते हैं। और जो उनकी पावर थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, वो गुजरात से और साउथ वेस्ट राजस्थान था उस एरिया से हुई थी। इसमें जो सबसे पावरफुल या ग्रेटेस्ट रूलर हैं जो इस डायनेस्टी के वो हैं भोज, जिन्हें मिहिर भोज भी कहा जाता है। और ये बहुत ही बड़े डिवोटी थे विष्णु भगवान के, और इन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था आदिवरा का। उसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड था वो 752 से 973 था। और इसके जो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे और जो इनके फाउंडर थे वो दंती दुर्ग थे। इन्होंने इसकी कैपिटल को मालखंड या मालखेड़ भी कह सकते हैं हम, कर्नाटका में जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर फिक्स कर दिया था। जो ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर थे वो गोविंदा थर्ड थे और अमोघवर्ष थे। जो अमोघवर्ष थे उन्होंने 64 ईयर्स तक यहाँ पर अपना राज किया था। लेकिन जो उनका स्वभाव था वो ज़्यादा फिर रिलीजन की साइड होने लगा, लिटरेचर की साइड होने लगा। और वो खुद भी एक बहुत बड़े ऑथर थे। उन्होंने जो कविराज मार्ग था उसको लिखा था। और ये सबसे अर्लीस्ट कन्नड़ बुक थी, मतलब जो पोएटिक्स थी उस पर सबसे पहली कन्नड़ बुक थी जो किसने लिखी थी, अमोघ वर्ष ने लिखी थी, और इसका नाम था कवि राजमार्ग। अगर हम फेमस रॉक कट टेम्पल की बात करें तो जो टेम्पल ऑफ कैलाश है जो शिवजी के लिए बनाया गया है, मतलब शिवजी के नाम से बनाया गया है एलोरा में, वॉज बिल्ड बाय वन ऑफ द राष्ट्रकूटास किंग कृष्ण फर्स्ट। तो जो राष्ट्रकूटास में किंग थे, किंग फर्स्ट, उन्होंने बनाया था। अगर हम अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं पृथ्वीराज चौहान। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1178 से लेके 92 AD तक। और इन्होंने दिल्ली और आगरा पे रूल किया था। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स में पार्टिसिपेट लड़ी थी, मतलब जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन और द सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन। तो इसमें क्या था, जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन थी इसमें इन्होंने कब लड़ी थी, ये 1191 में। तो ये किसके बीच में हुई थी, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन अगर हम सेकेंड बैटल की बात करें तो सेकेंड बैटल भी इन दोनों लोगों के ही बीच में हुई थी उससे 1 साल बाद ही 1192 में ही। और इसमें क्या हुआ था, जो मोहम्मद गौरी था वो वापस से इंडिया को इन्वेड करने आया था, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी हार हुई। और उसके बाद जो तराइन का जितना भी रीजन था वो किसको मिल गया था, मोहम्मद गौरी को। दिस किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू द मोहम्मद गौरी। और उसके बाद जो ये सारा रीजन था ये मोहम्मद गौरी को मिल गया था। द बैटल ऑफ तराइन हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल सीन। तो एक इस बैटल ने एक बहुत बड़ा मतलब चेंज लेकर आई थी ये बैटल टू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल ओवर द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के बाद फिर अब किसका जो रूल स्टैब्लिश हो गया था, मुस्लिम्स का। उसके बाद है जयचंद गढ़वाल या राठौर। इनका टाइम पीरियड था 1169 से 94 AD। और ये लास्ट राजपूत किंग थे हु वॉज ऑल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय द मोहम्मद गौरी। इनको भी जो हराया था और उनको मारा था वो उसे भी मतलब मोहम्मद गौरी ने ही इनको हराया था। और वो बैटल थी बैटल ऑफ चंदावर जो कि 1194 में हुई थी। उसके बाद आता है राणा कुंभा। ये सिसोदिया क्लैन से थे मेवाड़ के, और जो राणा कुंभा थे वो बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे मेवाड़ के। इन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था। और उसकी विक्ट्री में इन्होंने क्या बनवाया था, मतलब इन्होंने द टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था, विजय स्तंभ कहा जाता था जिसको, चित्तौड़ में। तो इन्होंने किस लिए बनवाया था, क्योंकि जो राणा कुंभा थे उन्होंने किसको हरा दिया था, मोहम्मद खिलजी को हरा दिया था। तो उसी की याद में इन्होंने अपनी जीत की खुशी में जो विजय स्तंभ था उसको बनवाया था चित्तौड़ में। उनके जो सक्सेसर थे वो कौन थे, राणा संग्राम सिंह और राणा प्रताप वर ऑल्सो अ ग्रेट किंग ऑफ मेवाड़ स्टेट। उसके बाद कुछ फीचर्स देखते हैं जो राजपूत किंगडम के। तो कंट्री रिमेन फ्री ऑफ इन्वेजन बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट। तो इस टाइम क्या था कि जो बाहर से तो कहीं इस टाइम पे अटैक नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारे जो फॉरेन कॉन्टैक्ट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे राजपूत के टाइम पे। और कास्ट सिस्टम को ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। तो जो राजपूत थे वो अपने आप पर काफ़ी प्राउड करते थे और ये काफ़ी अच्छे वॉरियर भी हुआ करते थे, और साथ में ये मेहमान नवाजी का काफ़ी शौक़ रखते थे।
In the field of culture, many great forts and the temples were built by them, such as the Khajuraho, Lingaraj Temple, Sun Temple and the Jagannath Temple. तो ये क्या थे, इन्हें बड़े बड़े जो किले होते हैं उसको बनवाने का बहुत शौक था। टेम्पल्स भी इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा बनाए गए थे, जैसे कि जो मध्य प्रदेश में खाजुराहो है, लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में, और सन टेम्पल है उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि जो राजपूत किंगडम था वो धीरे धीरे क्यों डिक्लाइन होने लगा, तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है लैक ऑफ यूनिटी। इन लोगों में यूनिटी बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि पहली बात तो ये है क्योंकि ये लोग कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो चाहे वो आर्मी की बात हो या चाहे इनके कोर्ट में की बात हो, तो जो लोग थे ये उनको उनकी मतलब वो कितने काबिल हैं उस चीज़ पे उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे जितना कि उनकी कास्ट पे दिया करते थे। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि उनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। और ये बहुत सारे रीज़न थे जिससे कि जो राजपूत थे धीरे धीरे उनका डाउनफॉल होने लगा और वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गए। सो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम चोला और जो अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।